हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो आज हम एंथोनी गिडेंस को पढ़ेंगे। हमने प्रकारवाद पढ़ा, हमने संरचनावाद पढ़ा, हमने संघर्षवाद, ये सभी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और 9 प्रकारवाद का जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़कर सीधा उत्तर संरचनावाद और आधुनिकता और उत्तराधुनिकता की तरफ अब हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो एंथोनी गिडेंस जो है वो आधुनिक थिंकर भी हैं और उत्तर संरचनावादी भी हैं। ठीक है, और उनका जन्म जो है वो 1938 को हुआ था और अभी तक ये जीवित हैं। ठीक है, ये ब्रिटेन के आधुनिक सामाजिक सिद्धांतकार थे और उत्तर संरचनावादी थे। तो अक्सर इनके जन्म स्थान को पूछा जाता है तो ब्रिटेन है। ठीक है, और फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। ये पुस्तक जो है संरचनाकरण सिद्धांत के लिए जानी जाती है। इसमें उन्होंने संरचनाकरण सिद्धांत को दिया जो बहुत ही फेमस हुआ। तो संरचनाकरण है क्या? ठीक है, संरचनाकरण ये इसके शब्द में ही छिपा हुआ है। संरचनाधन करण यानी संरचना के बनने की प्रक्रिया। ठीक है, ये एक गतिशील अवधारणा है जो संरचना के बनने और पुनः बनने की प्रक्रिया को दर्शाती है। देखिए, एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण सिद्धांत का वर्णन करते हुए जो उन्होंने डिफिनीशन दी है, क्या दिया है उन्होंने देख लेते हैं। सामाजिक संरचनाएं कर्ताओं के बाहर की कोई वस्तु नहीं है, यानी संरचना और कर्ता ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, अपितु ये वे नियमाचार और गलत टाइप हो गया। ये वे नियमाचार और संसाधन है जो कर्ताओं द्वारा अपने व्यवहार के दौरान निर्मित और पुनर्निर्मित की जाती है। ठीक है, इन संस्थाओं का दोहरा चरित्र होता है, अर्थात ये माध्यम और व्यवहार दोनों की निष्पत्ति होती है जिससे सामाजिक प्रणाली का निर्माण होता है। तो देखिए, संरचनाकरण का मतलब क्या होता है? संरचनाकरण का मतलब होता है कि ये व्यक्ति है और ये संरचना है। ठीक है, संरचना जो है वो व्यक्ति को प्रभावित करती है, व्यक्ति जो है वो संरचना को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि संरचना ही मेन है और उसने व्यक्ति को जो कार्य दिया है व्यक्ति वही कार्य करेगा। संरचनाकरण यही बोलता है ना, संरचनावाद जो है वो यही बोलता है कि संरचना पहले से बनी हुई है और व्यक्ति जो है वो संरचना के नियमों के अनुसार कार्य करता है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। लेकिन उत्तर संरचनावाद क्या बोलता है? उत्तर संरचनावाद कहता है कि व्यक्ति जो है वो संरचना को प्रभावित करता है, यानी वो अपने कार्यों के द्वारा अनेक लोगों से अनेक प्रकार की अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करते समय वो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करता है। ठीक है, और ऐसी कभी कभी ऐसी चीज़ें भी वो कर देता है जो समाज के नियमों के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो इससे क्या होता है, समाज में संरचना जो है बनती और बिगड़ती रहती है। और जो वर्तमान संरचना है इसमें थोड़ा और चेंज होता है, ये बदलते बदलते धीरे धीरे और भी ज़्यादा बदल जाती है। ठीक है, तो यही होता है, व्यक्ति जो है वो समाज को प्रभावित करता है और समाज जो है वो व्यक्ति को प्रभावित करता है, दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित है। अब देखिए, संरचना और संरचनाकरण दोनों में अंतर क्या है? संरचना का मतलब क्या है कि कुछ इकाइयाँ हैं और वे इकाइयाँ क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अपना कार्य कर रही हैं, सामाजिक व्यवस्था बनी है। यानी संरचना जो है वो स्थिरता का संकेत देता है, यानी इकाइयों के बीच का जो रिलेशन है, इनमें जो जुड़ाव है, एक जो संगठन बना हुआ है वो संरचना है। और इसमें गतिशीलता जो होती है, इसके बनने और बिगड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो हलचल होती है उसको हम संरचनाकरण कहते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस है कि संरचना और संरचनाकरण में अंतर कि एक तो स्थिर है और दूसरा गतिशील, यानी संरचनाकरण जो है वो गतिशील है और संरचना स्थिर है। मानवीय क्रियाएं सामाजिक संरचना को तथा सामाजिक संरचना मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। संरचना एक प्रक्रिया है जो संरचना के बनने और पुनः बनने पर आधारित है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की सक्रिय प्रक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, अंतःक्रियाओं की सक्रिय प्रक्रिया, जैसे अंतःक्रिया कर रहे हैं व्यक्ति और अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार, संरचना के अनुसार ही नहीं कर रहे हैं, अपने अंतःक्रियात्मक रचनात्मकता का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, सामाजिक संरचना में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है और पुनर्निर्माण होते होते वे प्रक्रियाएं, एक समय ऐसा आता है कि संरचना पूरी तरह से चेंज आ जाती है। ठीक है, रातों रात ऐसा नहीं होता कि आज ये संरचना है तो हम कल इस संरचना को बदल देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, संरचना में ये चीज़ बदल गई, ये नियम बदल गया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लंबे समय में परिवर्तन होता है और एक समय ऐसा आता है कि पूरी पूरी संरचना ही बदल जाती है। ठीक है, देखिए, गिडेंस से संरचनाकरण के सिद्धांत में द्वैतवाद के स्थान पर द्वैतात्मकता की बात कही, यानी ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो अक्सर एग्ज़ाम में द्वैतवाद और द्वैतात्मकता के बीच में लोग फंस जाते हैं। तो आप कहें इंग्लिश टर्म देखिए, उसमें ड्यूअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर लिखा रहेगा तो समझ लीजिए कि वही ऑप्शन सही है। ठीक है,
फिर देखिए इसमें क्या है कि व्यक्ति, ऐसा नहीं कि केवल व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या फिर केवल समाज इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले क्या था, कुछ थिंकर ऐसे थे जो समाज को इंपॉर्टेंट मानते थे, कुछ ऐसे थे जो व्यक्ति को इंपॉर्टेंट मानते थे। वे मानते थे कि व्यक्ति के कार्यों से ही समाज बनता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कुछ लोग मानते थे समाज महत्वपूर्ण है, समाज ना होता तो व्यक्ति का क्या होता। ठीक है, तो ये ड्यूलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात की उन्होंने कि दोनों हैं, समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है, व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, और दोनों की अंतःक्रियाओं के द्वारा समाज जो है बनता रहता है और पुनः बनता है, पुनः बनता है, और धीरे धीरे समाज की जो संरचना है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ ये मैंने बताया था कि संरचना जो है वो स्थिरता का बोध कराती है, और जो संरचनाकरण है वो गतिशीलता का। ठीक है, अब देखिए एक लाइन उन्होंने बोली है कि व्यक्ति में वो शक्ति होती है कि वो अपने सामाजिक विश्व को बदल सकता है। ठीक है, तो इसको गहराई से समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए बहुत गरीब घर में पैदा हुआ है, उसके पास खाने को भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति मेहनत करके अपने कार्य को बिल्कुल तन्मयता से करके, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके वो क्या कर सकता है, बहुत ही ऊंचे पोस्ट पे जा सकता है। ठीक है, तो वो अपने सामाजिक विश्व को बदल सकता है। आज वो बहुत गरीब है तो उसका सामाजिक विश्व कैसा है, उसको लोग गालियाँ दे रहे हैं, कोई इसको सम्मान नहीं दे रहा है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों को किसी तरह से वो भीख मांग रहा है। ठीक है, तो उसका सामाजिक विश्व आज कुछ और है, और कल जब वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा ऑफिसर बन जाएगा तो उसका सामाजिक विश्व बदल जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक विश्व को चेंज करने की शक्ति मनुष्य में होती है। जैसे आप हैं, अभी नेट क्वालिफाई कर लीजिए, फिर कल आप JRF क्वालिफाई कर लीजिए, फिर प्रोफेसर बन जाइए, तो आपका जो सामाजिक विषय है पूरा चेंज हो जाएगा। बच्चे आपको बहुत सम्मान देंगे और बड़े बड़े मंच पे आपको बोलने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो आपका सामाजिक विषय चेंज हो गया। तो वही चीज़ होती है कि व्यक्ति के अंदर सामाजिक विश्व को चेंज करने की शक्ति होती है, और हर किसी को अवसर मिलता है चेंज करने का। कुछ लोग होते हैं जो फेसबुक, ट्विटर और ऐसी चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, नहीं चेंज कर पाते, और कुछ लोग होते हैं जो उसी के लिए पूरी तरह से एकाग्रचित होकर कार्य करते हैं और वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण के 3 लक्षण बताए हैं। पहला है संरचना, दूसरा एजेंट, तीसरा है सामाजिक संरचना से भिन्न क्रियाएं। ठीक है, यानी सामाजिक संरचना के जो नियम होते हैं उनसे अलग हट के जब व्यक्ति कार्य करता है, वो चीज़ें हो गई। एक तो संरचना, दूसरा कर्ता जो कार्य कर रहा है, और तीसरा सामाजिक नियमों से भिन्न। तो ये चीज़ें जब मिलती है तो संरचनाकरण होती है। ऐसा नहीं कि जो रोज़ कार्य हो रहे हैं उसको करते रहते तो संरचना बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। सामाजिक संरचना में जो चीज़ें बन चुकी है, नियम बन चुके हैं, उनसे थोड़ा भिन्न होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो क्या हो गया, संरचनाकरण। ठीक है, अभी जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो लॉकडाउन में जो शादियां हो रही हैं वो बिल्कुल विपरीत प्रकार की हो रही हैं। दूर दूर होकर मास्क पहन के लोग एक छड़ी से जो है गले में वरमाला डाल दे रहे हैं, 4 लोग हो रहे हैं, पैसे नहीं लग रहे हैं शादी में। ठीक है, बाइक से दुल्हन को विदा कर दिया जा रहा है। तो यही चीज़ होती है कि जो चेंज आता है ये सामाजिक नियमों से भिन्न चीज़ें हैं। ठीक है, तो संरचना ऐसे ही बदलती है। मान लीजिए बाद में भी कुछ लोग बोले नहीं हमको ऐसे ही करना है। अब तो सामाजिक नियमों के प्रति लोग लचीलापन थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं कि हमको ऐसा ही करना है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि धीरे धीरे संरचना में चेंज आता है। फिर देखिए आधुनिकता के बारे में उन्होंने क्या विचार दिया। एंथोनी गिडेंस ने आधुनिकता को जगन्नाट यानी कि विनाशकारी घटना की बात की। तो जगन्नाट का मतलब क्या होता है, जो विनाशकारी घटना उन्होंने किसको माना। देखिए जैसे आधुनिक समाज में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बिल्कुल एकाकी जीवन जीने लगे, संबंधों में बिखराव हो रहा है, और लोग जो है जितना पा रहे हैं उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप हैं, अभी नेट कर लिए, फिर आप JRF की कोशिश करेंगे, JRF कर लिए, फिर आप प्रोफेसर की कोशिश किए, प्रोफेसर कर लिए, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहेंगे, वो कर लेंगे, फिर सोचेंगे कि हम VC बन जाए, फिर हम सोचेंगे कुछ और आयोग के सदस्य बन जाए। इस तरह से चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। एक मजदूर है वो भी नहीं संतुष्ट है, और जो प्रधानमंत्री है वो भी चाहेगा कि हम फिर से बने। ये सब चीज़ें होती है ना कि व्यक्ति की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। तो यही उन्होंने कहा कि विनाशकारी घटना है ये, इसमें कोई इंसान को सुख नहीं है, विनाश की तरफ इंसान ले जा रहा है। बड़े बड़े परमाणु हथियार वगैरह चीज़ें आप बन रहे देख रहे हैं, एक ही क्षण में पूरा विश्व ख़त्म कर सकता है। तो जितने भी आधुनिक चीज़ें हैं ये मनुष्य को विनाश की तरफ ले जा रहा है। आधुनिक मशीनें मनुष्य का स्वास्थ्य खत्म कर रही है, लोगों का मानसिक और सामाजिक सुख खत्म कर रही है। ठीक है, तो इससे विनाश ही हुआ है। ये एंथोनी गिडेंस मानते हैं कि जो आधुनिकता है इससे मनुष्य का फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे विनाश हो रहा है। इसलिए उन्होंने जगन्नाट यानी विनाशकारी घटना कहा।
आधुनिकता एक अथाह शक्ति वाला बेलगाम इंजन है। तो उन्होंने इसको बेलगाम समाज कहा, आधुनिक समाज को उन्होंने बेलगाम समाज कहा, क्योंकि इसमें कोई लगाम नहीं है। जो सामाजिक नियमों के प्रति कठोरता है वो आधुनिक समाज में नहीं रह गई है, और लोग क्या कर रहे हैं, आभासी जीवन जी रहे हैं। ठीक है, आभासी संसार में वो जी रहे हैं। फेसबुक पे उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, ढेर सारे, लेकिन वो अपने बगल के ही लोगों को नहीं जानते। ठीक है, माता पिता की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, माता पिता अपने अपने प्रॉब्लम में परेशान हैं, लेकिन फेसबुक पे दिन भर चैट कर रहे हैं। मतलब वो एक आभासी संसार में जी रहा है। अभी कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल सहायता नहीं करेंगे। फिर भी लोग क्या है, एक कल्पनाशील जो है समाज होता है, जो वर्चुअल सोसाइटी है, फेसबुक और ऑनलाइन सोसाइटी, ठीक है, तो ये इसमें जी रहा है। तो इसकी बात उन्होंने बोली कि कोई लगाम नहीं है कि व्यक्ति जो है ये करे, और समाज के प्रति कठोरता नहीं है, और यही कारण है कि व्यक्ति जो है मानसिक और सामाजिक रूप से लोगों से दूर होता जा रहा है। ठीक है, और इसी को उन्होंने समस्या बताया है। गिडेंस ने पोस्ट मॉडर्निटी के स्थान पर लेट मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग किया, यानी उन्होंने कहा कि अभी पोस्ट मॉडर्निटी आई नहीं है। ठीक है, और अभी पछैती आधुनिकता चल रही है, यानी आधुनिकता के पिछले दौर से हम गुजर रहे हैं, और अभी पोस्ट मॉडर्निटी नहीं आई है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निटी जो होती है वो लोगों के कल्याण की बात करता है वो। ठीक है, ये चीज़ हो तो उसमें व्यक्तिवादिता नहीं चलती, उसमें सकलता चलती है। तो अभी पोस्ट मॉडर्निटी आई नहीं, ये पोस्ट मॉडर्निटी को लाने की आवश्यकता को बताते हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी को लाया जाना चाहिए, तभी ये समस्याएं दूर होंगी। ठीक है, आधुनिकता ने मानसिक और सामाजिक संबंधों को कमज़ोर किया है, यानी मानसिक संबंध का मतलब क्या, प्रेम, एक दूसरे से लगाव जो होता है, जुड़ाव होता है, ये कमज़ोर हो गया। सामाजिक संबंध जो है, एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो गया, लोगों के पास समय नहीं है। वर्चुअल सोसाइटी के लिए तो खूब समय होता है, ठीक है, लेकिन अपने रियल जो फैमिली मेम्बर होते हैं, रियल जो हमारे अपने होते हैं, उनके लिए समय नहीं होता। तो यही चीज़ उन्होंने बोली है कि आभासी संबंधों में बहुलता हो रही है, और जो वास्तविक संबंध है उनसे कटते जा रहे हैं लोग। आधुनिक समाज की दो विशेषताएं उन्होंने बताई है। देखिए, परावर्तकता और वैश्वीकरण। परावर्तकता का मतलब क्या है कि जैसे कहीं पूरा विश्व है, एक जगह पे होने वाली घटना जो है ये कुछ ही क्षणों में पूरे विश्व में, ये हर देश में फैल जाए, तो ये क्या हो गया, ये परावर्तकता होगी। ठीक है, तो परावर्तकता का मतलब अब आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसकी कोई वैक्सीन यदि किसी देश में बन गई, तो उस वैक्सीन को दूसरे देशों में पहुंचने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी को जानने के लिए केवल कुछ ही घंटे लगेंगे। ठीक है, जबकि यदि ये सब चीज़ें ना होती, परावर्तकता ना होती, तो इसको पहुंचने में कई महीने लग जाते। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं चलता। लेकिन अब जो है पूरा विश्व जो है एक गाँव बन गया है, तो अब जो है इसका प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब का मतलब क्या, मान लीजिए ऑपरेशन की कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई कि इससे जो है व्यक्ति को मृत्यु की संभावना बिल्कुल नहीं रहती, बहुत बड़ा कोई रोग है उसमें, तो क्या होता है कि वो ऑपरेशन अमेरिका में हो रहा है, भारत का डॉक्टर उसको ऑनलाइन देख रहा है। तो यही परावर्तकता है ना। तो ये चीज़ें क्या है कि हो रहा है कहीं पे, और वो फैल रहा है हर जगह, प्रतिबिंब की तरह प्रकाश की वेग से जो है वो सूचना जो है चारों तरफ फैल रही है, तो इसी को उन्होंने परावर्तकता कहा। फिर देखिए, वैश्वीकरण। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण, आधुनिक समाज जो है वैश्विक समाज है, यानी पूरा विश्व एक गांव की तरह है, और एक जगह पे होने वाली घटना जो है वो दूसरे जगह पर इतनी तेज़ी से फैल रही है। और वैश्वीकरण के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, समय, स्थान और दूरीकरण, यानी समय, दूरी और स्थान, तीनों में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दूरी है, 5,000 किलोमीटर दूर है, तो उसमें जाने का समय लगता है, एक निश्चित समय है ना, कितने समय में ही पहुंचना है। नहीं, समय का कॉम्बिनेशन नहीं, कुछ ही क्षणों में पहुंच जा रहा है। ठीक है, समय, स्थान, दूरी, इसमें कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो सूचनाएं जो है वो इतनी तेज़ी से प्रसारित हो रही हैं कि समय और दूरी के बीच में जो रिलेशन था वो भी ख़त्म हो गया। कुछ ही सेकंड में बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय कर ली जाती है सूचनाओं के द्वारा, और कुछ ही सेकंड में बहुत कुछ हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता। ठीक, यही चीज़ उन्होंने बोली कि वैश्वीकरण और परावर्तकता आधुनिक समाज की विशेषताएं हैं, और यही कारण है कि व्यक्ति जो है वो समाज से कटता जा रहा है। ठीक है, पहले क्या था, समाज का कठोर नियंत्रण था, हम बाहरी प्रभाव से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, लेकिन अब जो है बाहरी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित है। अब अमेरिका में जो कपड़े बिक रहे हैं, हमारे यहाँ भी वही बिक रहे हैं। ठीक है, तो अब चीज़ें जो है वैश्वीकरण के कारण सभी को मुहैया होने लगी है। ठीक है, एक ही जैसी चीज़ें मुहैया होने लगी है, तो सामाजिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अलग अलग देशों के सामाजिक संबंधों की तरह हमारे यहाँ भी
सामाजिक संबंध प्रभावित हो रहे हैं। एंथोनी गिडेंस ने आधुनिक समाज को परावर्तक समाज कहा और इसके साथ साथ सूचना समाज कहा। देखिए जो शब्दावली होती है, उन्होंने आधुनिक समाज को किन किन नामों से पुकारा है, ये एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न आता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। जैसे विश्व का जगरनाट और बेलगाम इंजन कहा आधुनिक समाज को, सूचना समाज, परावर्तक समाज, वैश्वीकरण का समाज, समय स्थान दूरी की पृथकता का समाज। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है याद रखिएगा। ठीक है, वह समाज परावर्तक समाज है जिसका प्रतिबिंब सभी समाजों पर समान रूप से पड़ता है। एंथोनी गिडेंस ने वैश्वीकरण को समय स्थान व दूरी की पृथकता कहा। ठीक है, और डी हार्वे ने इसी को समय स्थान दूरी का सिकुड़ना कहा। ठीक है, आधुनिक समाज में दो समस्याएं उन्होंने प्रमुख रूप से बताई हैं, अस्तित्व की समस्या और पहचान का संकट। तो ये देखिए, अस्तित्व की समस्या का मतलब क्या है? हर व्यक्ति अपना अस्तित्व बनाने के लिए परेशान है। जिसका अस्तित्व बन चुका है वो कुछ और फिर से कुछ नया करना चाहता है। ठीक है, फिर कुछ और पाना चाहता है, फिर कुछ और पाना चाहता है। मान लीजिए कोई प्राइमरी में टीचर बन गया, नहीं बना है, मान लीजिए कोई बेरोजगार ही है, तो पहले वो बीएड करता है, फिर टेट करता है, सोचता है किसी तरह से प्राइमरी में हो जाए। प्राइमरी में हो गया तो सोचता है किसी तरह से पीजीटी क्वालिफाई हो जाए, पीजीटी हो गया तो किसी तरह से सोचता है नेट क्वालिफाई हो जाए तो हम भी हायर में ट्राई करें, हायर में हो गया तो एसोसिएट प्रोफेसर, फिर वीसी बनना है, फिर क्या बनना है, मतलब उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। तो अस्तित्व का संकट हमेशा लगा रहता है। व्यक्ति कितना भी ऊपर पहुंच जाए, उसका अस्तित्व और भी ज़्यादा अच्छा बनाना है, उसके अंदर ये चीज़ें रहती हैं। पहचान का संकट, देखिए पहचान का भी संकट है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और यदि कोई व्यक्ति जो है किसी स्थान पर पहुंच गया है और वो कार्य करना कम कर दे, बंद कर दे, तो क्या होगा, दूसरे लोग उसका स्थान ले लेंगे, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो ये पहचान का संकट भी बना रहता है कि व्यक्ति जो है ज़रा सा उसने सोचा कि अब आराम कर लें, हम बहुत कुछ कर चुके जीवन में, तो क्या होगा, उसका स्थान कोई और ले लेगा, तो उसका पहचान जो है समाप्त। ठीक है, तो यही चीज़ है कि पहचान का संकट और अस्तित्व का संकट ये जो है आधुनिक समाज में बना रहता है। इसीलिए उन्होंने पोस्ट मॉडर्न समाज के आने की बात की कि पोस्ट मॉडर्न समाज आएगा तो लोगों में मानवता आएगी। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने बोली है। एंथोनी गिडेंस ने रेडिकल हाई या लेट शब्द का प्रयोग आधुनिकता के संदर्भ में किया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि रेडिकल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया उन्होंने, या फिर हाई लेट शब्द का प्रयोग। ठीक है, एंथोनी गिडेंस ने आधुनिकता की 4 विशेषताएं बताई। कौन कौन सी है? देखिए, पूंजीवाद, उद्योगवाद और निगरानी की क्षमता, सैनिक क्षमता। देखिए, पूंजीवाद का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मुनाफाखोरी चल रही है, हर व्यक्ति मुनाफा कमाने के चक्कर में है। ठीक है, अभी देखिए महामारी ही चल रही है, तो उसमें लोग मुनाफा कमाने के लिए डबल रेट में चीज़ें बेच रहे हैं। तो मुनाफाखोरी की जो प्रवृत्ति है ये इतनी ज़्यादा हावी हो गई लोगों पर कि व्यक्ति इसी के अनुसार काम कर रहा है। ठीक है, तो मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति है। उद्योगवाद है, यानी चीज़ों का उत्पादन करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचकर अमीर बनने की लोगों की इच्छा होती है, ये प्रवृत्ति लोगों में पाई जाती है। निगरानी की क्षमता, यानी राज्य और जो संगठन है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, ये क्या करते हैं, ये लोगों पर निगरानी रखते हैं। ठीक है, देश, राज्य या फिर जो भी हो भौगोलिक क्षेत्र, उस पर निगरानी रखते हैं कि लोग किस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी क्रियाओं पर निगरानी नहीं हो रहा है, अभी देखिए लॉकडाउन हुआ है, सरकार निगरानी रखी हुई है। ठीक है, और जैसे ही शुरू हुआ तुरंत सरकार ने बंद कर दिया, तो निगरानी ही इसको बोलेंगे ना। यही चीज़ है कि निगरानी है। स्टेट और देश जो होता है ये हम पर निगरानी रखता है कि हम कैसा कार्य कर रहे हैं, जैसे ही हमने कोई गलत काम किया हमको उसका दंड मिलेगा। सैनिक क्षमता, यानी हर देश के पास, हर स्टेट के पास अपनी सैनिक क्षमता होती है कि जैसे ही उसके अस्तित्व पर कोई प्रहार पड़ा तो क्या करेगा, अपनी सैनिक क्षमता का प्रयोग करते हुए उस विद्रोह को दबाएगा वो। तो ठीक है, तो क्या होता है, आधुनिक समाज में ये 4 विशेषताएं होती हैं। आधुनिक समाज में उद्योगवाद होता है, यानी मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति होती है। पूंजीवाद होता है, उद्योगवाद होता है, चीज़ों के उत्पादन करने की प्रवृत्ति होती है। निगरानी की क्षमता, यानी लोगों पर निगरानी रखता है वो, और सैनिक क्षमता। ठीक, ये 4 चीज़ें बताई हैं उन्होंने, ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अब इनकी कुछ पुस्तकें हैं, देखिए द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इनकी किताबें सीधे पूछ देते हैं कि कौन ये बुक है, किसने लिखी है। और इसमें इन्होंने ड्यूलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात जो है कई बार पूछ चुका है कि संरचनाकरण में स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूलिटी ऑफ ही, मतलब इस तरह से 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें ड्यूलिटी ऑफ स्ट्रक्चर सही होता है। तो इंग्लिश वर्जन आप देखेंगे यदि किसी क्वेश्चन का, तो उसमें आपको कोई गलती नहीं होगी। जब जैसे ही आप हिंदी में अटकते हैं तो आप इंग्लिश में तुरंत जाइए। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन हल करती हूँ कभी भी, तो
आता रहता है मुझे वो प्रश्न, फिर भी मैं उसको इंग्लिश वर्जन एक बार ज़रूर देख कर आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी भी मिस्टेक जो होती है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, जब इंग्लिश वर्जन देख लेती हूँ उसका आंसर, तब जाकर पूरा पूरा ये होता है कि नहीं यही आंसर है। तो इसलिए जितने भी प्रश्न आप हल कीजिए, यदि थोड़ा सा भी डाउट होता है हिंदी वर्जन में, तो आप तुरंत इंग्लिश वर्जन देखिए, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। फिर देखिए कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियोरी, ये एक बुक हो गई। द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस सोसाइटीज, ये एक बुक हो गई। पॉजिटिविज्म एंड सोशियोलॉजी, स्टडीज इन सोशल एंड पॉलिटिकल थियोरी, इमाइल दुर्खीम, कंटेम्प्रोरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, consequences ऑफ मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी इन डिफेंस ऑफ सोसाइटी। देखिए आधुनिक थिंकर में ये जो एंथोनी गिडेंस है, इन्होंने अपने पहले के जो सिद्धांतकार थे, चाहे वो पार्सन्स हो गए, पार्सन्स हो गए, मीड हो गए, चाहे लेवी स्ट्रॉस हो गए, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो गए, हैबरमास हो गए, मैक्स वेबर हो गए, तो अपने पहले के सभी सिद्धांतों को उन्होंने लेकर एक खिचड़ी टाइप की बनाई हुई है। ठीक है, सभी को लेकर उन्होंने एक मिश्रण बनाया हुआ है। इसीलिए जोनाथन टर्नर जो है, उन्होंने इनकी आलोचना भी की है और बताया है कि इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने कोई नई चीज़ नहीं बताई कि इन्होंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बता दिया जो इसके पहले नहीं था। इन्होंने बस खिचड़ी बनाई हुई है सभी के सिद्धांतों को लेकर। ठीक है, तो इनके आलोचकों का नाम पूछता है तो टर्नर का नाम आप बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं याद रखिएगा, मैंने इसे मेंशन नहीं की हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो एंथोनी गिडेंस का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इनका 2 ही सिद्धांत मेन था और दोनों को याद रखिएगा अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।